नमस्कार बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लखनवी अंदाज। कक्षा 10वीं का ये गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है। इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने लखनऊ की सामंती व्यवस्था और वहाँ के लोगों के रहन सहन और दिखावे की संस्कृति का एक अनूठे ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम, और लखनऊ की जो शैली है, लोगों के रहन सहन का जो तरीका है, उनका जो अंदाज है, उसको विशेषण बनाकर लखनवी शब्द लेखक ने प्रस्तुत किया है। और इसी तरीके से इसमें एक नया आयाम देने का प्रयास किया है यशपाल ने। इसका सारांश मैं आपको बताऊंगा। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से लेखक ने समाज के उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, अर्थात सच्चाई के बाहर भी उन लोगों की एक दुनिया है जो सच में नहीं जीते। चूँकि सामंत व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, समाज में वर्ग व्यवस्था भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, परंतु वहाँ रहने वाले लोगों की जो सोच है वो नहीं बदली। आज भी लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। नवाब साहब द्वारा अकेले में खीरे खाने का प्रबंध करना तथा लेखक को देखकर और उसके आ जाने पर उन खीरों को खाने की बजाय केवल सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर अपनी इस नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करना इसी दिखावे का प्रतीक है। अर्थात नवाब साहब ने खीरे तो काटे थे खाने के लिए, लेकिन जब लेखक आ गया तो खीरे जैसी बहुमूल्य खाद्य पदार्थ को नवाब साहब ने तुच्छ समझकर और खिड़की से बाहर फेंक दिया। समाज में आज भी ऐसी दिखावटी संस्कृति दिखाई देती है, जिनके अधीन लोग यथार्थ से दूर केवल दिखावे के लिए अपने सनकी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। हम भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसे कई रईसों को देखते हैं जो अपने कुत्तों को गाड़ी में घुमाते हैं, है ना, उन्हें तरह तरह से दिखावे की संस्कृति में रंग देते हैं। तो इसी तरह की कुछ ज़रूरी और जीवन मूल्य संबंधी बातों को लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है ये चैप्टर लखनवी अंदाज। सारांश छोटी कहानी है 1.5 पेज की, इसका सारांश भी बहुत छोटा है। सीधा इसके प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हावों भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनों की भी उत्सुक नहीं हैं। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसने एक नवाब साहब पहले से ही बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हावों भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं जब हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता और हम चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर और सनकी स्वभाव को और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति को इंगित करता है। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी भी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक हैं।
नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया? नवाब साहब ने लेखक से बातचीत की उत्सुकता उस समय नहीं दिखाई जब वह डिब्बे में आया। लेखक ने उस उपेक्षा का बदला उपेक्षा से दिया। उसने भी नवाब साहब से बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई और नवाब साहब की ओर से आंखें फेर लीं। यह लेखक के स्वाभिमान का प्रश्न था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। खीरे के फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा? खीरे की फांकें एक एक कर उठाकर सूंघने के बाद नवाब साहब खिड़की से बाहर फेंकते गए। उन्होंने डकार ली और लेखक की ओर गुलाबी आंखों से इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने लेखक को दिखा दिया था नवाब खीरे को कैसे खाते हैं। अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने खीरा खाने की बजाय फेंक दिया था। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया और उसने खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया? नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया तो लेखक ने साफ मना कर दिया, जबकि लेखक खीरे खाना चाहता था। इसका कारण यह था कि लेखक पहली बार नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन किया। उन्होंने मुंह के करीब ले जाकर उसे सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर जाता है? बच्चों, लेकिन ये दिखावे की संस्कृति है। इसमें लोग दिखावा करते हैं, तरह तरह से अपने आप को हाई सोसाइटी का दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। सेकंड क्लास के डिब्बे में अचानक लेखक के आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? सेकंड क्लास के जिस डिब्बे में नवाब साहब जब तक अकेले बैठे थे, वहां अचानक लेखक के आ जाने से उनके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उसके बारे में लेखक ने यह अनुमान लगाया कि ये भी शायद किसी कहानी के लिए नई सूझ में होंगे या खीरे जैसी साधारण वस्तु खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में हुई, जहां नवाब साहब पहले से ही पालथी लगाए बैठे थे। लेखक का यूं अचानक आ जाना नवाब साहब को तनिक भी अच्छा ना लगा। उन्होंने लेखक की ओर न देखकर डिब्बे से बाहर देखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपना स्वाभिमान बनाए रखते हुए उनसे बात करने की पहल नहीं की। सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। लेखक और नवाब साहब दोनों ही अपनी यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना। उसकी निम्न कारण थे। सेकंड क्लास का डिब्बा अधिक सुविधाओं से युक्त होता है, उसका किराया अधिक होता है, अतः इसमें कम यात्री सफ़र करते हैं, इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती, ये डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? नवाब साहब के व्यवहार में सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफ़ेदपोश सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूं आ जाना उन्हें अच्छा ना लगा। वे खिड़की से बाहर देखने लगे, पर अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक ने देखा कि नवाब साहब की खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इसी तरह बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों के भी कहानी लिखी जा सकती है। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में
समेटे हुए यह शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में दिखना चाहिए। अर्थात हमें सच्चाई, सच वाला जीवन जीना चाहिए। झूठ और दिखावे की दुनिया से हमें दूर रहना चाहिए। जो अपने से छोटे लोग होते हैं, अगर उनको हम अपना कोई बेहतर कार्य घमंड भरे स्वभाव से दिखाते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें घमंड से कोसों दूर रहना चाहिए। इस कक्षा में हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद के साथ बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।